श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम का विषय है भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक के परिणामों पर चर्चा। कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। शरद जी, किस तरह से देखते हैं वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों यानी रिजर्व बैंक या फेडरल बैंक के प्रमुख की जो बैठक हुई है और जो विश्व के सामने चुनौतियां हैं, उससे इन बैठकों से क्या नतीजा निकलने की संभावना है? देखिए, इसमें दो बातें मैं मानता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि एक तो भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो भारत एक लीड कर रहा है। भारत बिल्कुल आगे से रास्ता दिखा रहा है पूरे विश्व को। विश्व गुरु जो भारत के बनने का यहाँ पर हम नारा देते हैं, संकल्प करते हैं, तो वो ये उसका बड़ा ज्वलंत एग्जाम्पल है कि कैसे विश्व गुरु बना जाता है। क्योंकि आप जो भी बात बोलेंगे एज ए लीडर, वो उसको दुनिया न केवल सुनेगी बल्कि उस पर अमल करने की चेष्टा भी करेगी। और दूसरा महत्व इसका इसलिए है कि ये जो आपने बात कही कि ऐसे वक्त में ये मीटिंग हो रही है जब पूरे विश्व एक बहुत ही अनसर्टन, जिसको कहते हैं अनिश्चित काल से गुजर रहा है। रशिया यूक्रेन का उधर युद्ध अभी भी जारी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइना ताइवान हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और जापान पेनिनसुला हो, जापान हो, चाइना और यूएस हो, इजराइल, लेबनान और सीरिया में हम देख रहे हैं। तो विश्व में शांति का माहौल कहते हैं वो अभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। दो महत्वपूर्ण कारणों से ये जो मीटिंग हुई है, मुझे लग रहा है उसमें हमारा वित्त मंत्री महोदया जो गई हैं, उन्होंने जो बातें वहां पर उठाई हैं, उनका महत्व कई गुना इस वजह से बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको जैसे बताया, रशिया यूक्रेन संकट है। इसकी वजह से हमने देखा पिछले 1-1.5 साल से पूरा विश्व महंगाई से त्रस्त रहा, सप्लाई चेन डिसरप्शन दिखाई दी और जो जरूरत का भी सामान था, बहुत सारे विकसित देशों को भी उसमें समस्याएं आई। कि ऐसे वक्त में इन विषयों पर इस स्तर पर जब चर्चा होती है तो आपको न केवल, जिसको हम कलेक्टिव विजडम कहते हैं, कि सारे देशों के अपने अपने जो फाइनेंशियल हेड्स हैं वो बैठते हैं वहां पर और वो बैठ के अपने अपने देशों की न केवल बातें करते हैं बल्कि बहुत सारे सुझाव रखे जाते हैं और बहुत सारे विषयों पर सहमति बनती है कि सभी देश यही मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और जब सहमति बन जाती है तो उसके बाद निर्णय लेने आसान हो जाते हैं और पूरे विश्व के लिए थोड़ी सी जो ये कठिन डगर है ये कुछ हद तक आसान बन जाती है। जी, इस बैठक में इस बारे पे भी चर्चा हुई कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में भी जो G20 के वित्त मंत्री थे और केंद्रीय बैंकों के प्रमुख थे, उनके बीच भी एक आम राय बनाने पे सहमति हुई। इसको किस तरह से आंकते हैं आप? जब सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बैठेंगे, हेड्स बैठेंगे और फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठेंगे या ट्रेजरी हेड्स बैठेंगे, तो लाजमी बात है जो सबसे ऊपर विषय होगा वो तो यही होगा कि किस प्रकार इस आर्थिक संकट से बाहर निकला जाए। तरह तरह के सुझाव आते हैं, मोटा मोटा एक रोड मैप बन जाता है, एक रूपरेखा बन जाती है कि किस प्रकार देशों को उसमें से निकाला जाए। और हमने देखा कि अभी IMF और वर्ल्ड बैंक की जो सारे देशों के बारे में प्रोजेक्शंस आई हैं, जिसमें भारत को 5.9%, अभी जो रिवाइज आई है 5.9% के बावजूद भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था G20 में या बड़े देशों में भारत को उसमें गिनती की गई है। मैं समझता हूँ ये भारत के लिए फख्र की बात है। थोड़े से चैलेंजेस हैं, देखिए जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं उनके भी चैलेंजेस हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शन संभलने में नहीं ला रही। पीछे उदाहरण आप लीजिए तो सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से, जहां हमने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर आपको गाड़ियों के लिए 1-1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा या कंप्यूटर मोबाइल फोन्स की डिलीवरी इफेक्ट होगी, ये कोविड की वजह से हुआ क्योंकि बहुत सारे संस्थान बंद हुए। तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हटाना पहली बात होगी, इसमें से निकलना। किस तरह वैश्विक डिमांड को बढ़ाया जाए जो कोविड की वजह से प्रभावित हुई थी, उसमें से अभी निकले भी नहीं थे। जैसे यूक्रेन रशिया संकट आ गया, उसकी वजह से एनर्जी रिलेटेड क्राइसिस खड़ी हो गई यूरोप में, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और ये ऐसी चीजें हैं कि जब ये प्रभावित होती हैं तो उसका चेन रिएक्शन है वो लगभग पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर आ जाता। तो ये मुझे लग रहा है कि जो भारत की तरफ से G20 का अध्यक्ष होते हुए जो चर्चा होनी है वो ये होनी है कि इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं, जो मार्केट्स पूरी तरह से संपन्न नहीं है या जो इतनी ज्यादा अमीर देश नहीं है, तो एक इंक्लूजन होना चाहिए। जैसे भारत में भारत सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन का जनधन योजना है, सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए, भले ही आपके पास कम पैसा है ज्यादा पैसा है। इसी को रेप्लिकेट करते हुए हम वैश्विक स्तर पे लगाएं कि कोई भी योजना, कोई भी परियोजना, कोई भी नीति वैश्विक स्तर पर जब तय की जाए तो उसमें ये ध्यान रखा जाए कि जो वैश्विक बैलेंस डेवलपमेंट हो, कि जो छोटे छोटे देश हैं उनको भी उन योजनाओं का, परियोजनाओं का, उनको वो लाभ मिलना चाहिए, जिसको हम, अगर मैं 2 शब्द में कहूं तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात भारत ने उठाई है। और मुझे लग रहा है ये इंक्लूसिव ग्रोथ, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार की तरह है, पूरे विश्व के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देश को भी साथ में लेके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है ये भारत ने जितनी भी मुद्दे उठाए हैं
उसमें ये एक केंद्र बिंदु की तरह रहा। जो स्ट्रेंथिंग ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इससे जो इसके सदस्य देश हैं उनको क्या फायदा है या इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को क्या राहत मिलने की उम्मीद है? MDB जिसको हम करते हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, भी जो अगर आप वैश्विक स्तर पर बैंकिंग प्रणाली की बात करें तो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय मल्टीलेटरल डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो इतने ज्यादा बैंक नहीं है। आज अगर श्रीलंका को जरूरत है पैसे की और IMF ने उसके लिए बेल आउट किया है और उसकी जो डेट है आगे की, जो उसने उस कर्ज लिया हुआ, उसकी वापसी, हमने देखा फ्रांस और जापान और भारत ने मिलकर एक इनिशिएटिव निकाला, अभी चंद दिन पहले की बात कर रहा हूं, कि भाई हम इनके लोन्स को, इनकी जो कर्जा है उसको रिस्ट्रक्चर करें क्योंकि ये वापस नहीं कर पाएंगे और हम पहले देख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है जो अभी जो वैश्विक रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि हमको छोटे छोटे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स बनाने चाहिए। अगर आप श्रीलंका की बात करें, जिस समय श्रीलंका संकट में था, तो हमने देखा कि पश्चिमी देशों में से ना के बराबर रिस्पांस दिखाई दिया, जबकि भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह साथ में खड़ा रहा और उसमें चाहे खाने का सामान हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे कैश हो, फंड्स हो, डॉलर्स हो, भारत ने पूरी तरीके से मदद करी। तो मुझे लग रहा है ये एक दो देश ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मदद करें, इसकी बजाय बेटर ऑप्शन है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक बनाए जाए। तो इसी प्रकार अगर और भी बैंक्स बन जाए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और स्थापित हो जाते हैं अलग अलग रीजन्स में, तो मुझे लग रहा है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उन देशों के लिए जिनको सबसे ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है और जो मुसीबत में होते हैं। ये जो भारत में इंटरनल नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने का, मुझे लग रहा है इसको हम ग्लोबल रूप से भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको वहां पर लगा सकते हैं कि सबका साथ लेके आप चलिए, जिससे कि विश्व का कोई भी देश पिछड़ ना पाए, एक परिवार की तरह इसको ट्रीट किया जाए। अब आगे इसके नतीजे कैसे निकल के आते हैं, कितने देश इसमें वॉलंटियर करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, जो बहुत लंबी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है MDB को बनाना। तो एक रोड मैप मैं समझता हूँ इस मीटिंग से निकल कर आएगा, जो कि दुनिया को दिशा दिखाएगा कि किस प्रकार आगे, खासकर जो पिछड़े देश हैं, उनके लिए हमें मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी शरद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में। श्रोताओं, अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री का उद्बोधन, जिसमें उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के दौरान भावनात्मक रूप से जुड़े रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके, हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 63वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसके जरिए उन्होंने कोरोना की आहट के बीच बचाव के लिए सामाजिक दूरी की बात कही थी। साल 2020 का मार्च ही वो महीना रहा जब कोरोना की महामारी ने दस्तक दी। तब नहीं लगा कि महामारी लंबा चलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुनिया की राय एक थी। 29 मार्च 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री का संदेश बेहद जज्बाती रहा। महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी भले बढ़े, लेकिन जज्बाती दूरी ना रहे। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में ये समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।